वैसे अक्सर लोगों ने एक्सरसाइज की होगी। क्या होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हमें गर्मी लगती है, पसीना आता है, लेकिन कुछ देर बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है। इस तरह जब हम जूस का एक ग्लास पीते हैं तो हमारा ग्लूकोज लेवल एकदम से ऊपर चला जाता है, लेकिन कुछ देर बाद अगर हम ग्लूकोमीटर से चेक करें तो हमारे ग्लूकोज लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों हमारी बॉडी हमेशा अपने सेट पॉइंट से हिलती रहती है और फिर वापस नॉर्मल भी हो जाती है? कौन है जो बॉडी में होने वाले इन चेंजेस को डिटेक्ट करता है, उनके खिलाफ लड़ता है, अपोज करता है और बॉडी को वापस उसी जगह लाकर मेंटेन करता है? आइए देखते हैं इन सवालों के जवाब होम्योस्टेसिस के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। होम्योस्टेसिस क्या होता है? हमें पता है कि हमारी बॉडी डिफरेंट बिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है, जो सब सेल्स एक साथ काम करते हैं ताकि पूरी बॉडी सही से फंक्शन करती रहे। आल्दो हर सेल, हर टिश्यू, हर ऑर्गन का काम डिफरेंट होता है, लेकिन जो सेल के अंदर इंटरनल इन्वायरमेंट होता है उसको कॉन्स्टेंटली मेंटेन करना भी ज़रूरी होता है। वो क्यों ज़रूरी होता है? ताकि वो सेल सही से फंक्शन करते रहे, और जब वो सेल सही से फंक्शन करेगा तो उसके ऊपर के सब लेवल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स और इवन हमारी पूरी पूरी ह्यूमन बॉडी ठीक से काम करती रहेगी। तो वो मेंटेनेंस किस तरीके से होगी? वो होगी, बॉडी को वो चीज़ प्रोवाइड की जाए, उन सेल्स को वो चीज़ प्रोवाइड की जाए जो उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, इवन वेस्ट मटेरियल्स का रिमूवल भी ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें, वो सब प्रोसेसेस जिनके ज़रिए से बॉडी अपना इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करती है, उसे हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस क्या है? बॉडी की ऐसी टेंडेंसी या ऐसी एबिलिटी जिससे वो अपने बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को, यानी सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट को एक स्टेबल और रिलेटिवली कांस्टेंट इन्वायरमेंट के ऊपर, कांस्टेंट लेवल के ऊपर मेंटेन करके रखता है। उस एबिलिटी को, उस प्रोसेस को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। सिंपली होम्योस्टेसिस क्या है? सिंपली होम्योस्टेसिस को हम कह सकते हैं बॉडी के या सेल के इंटरनल स्टेबिलिटी, बैलेंस या उसके इक्विलिब्रियम का दूसरा नाम है होम्योस्टेसिस। इस बात को हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। इस टाइम आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उसका टेम्परेचर क्या है? 40, 30, 20 और इवन 10 भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है आप किस रीजन में बैठे हुए हैं या किस सीज़न में बैठे हुए हैं। तो आपने उसके अकॉर्डिंग कपड़े भी पहने होंगे, उसके अकॉर्डिंग गेटअप लिया होगा। अगर आप मौसम सर्दी वाले मौसम में है तो आपने भारी भारी जैकेट्स पहनी होंगी, और गर्मी वाले मौसम में आपने उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मेंटेन किया होगा। ये तो थी आपकी एक्सटर्नल टेम्परेचर की मेंटेनेंस। हमारी बॉडी भी अपना टेम्परेचर रेगुलेट करती है। वो किस तरीके से करती है? वो अपने आप को एक नैरो रेंज के ऊपर 35 टू 41 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मेंटेन करके रखती है। ना उससे ज़्यादा होने देती है, ना उससे कम होने देती है। और अगर हम एवरेज बात करें तो एवरेज 37 डिग्री सेल्सियस, जो आप सबने सुना होगा कि बॉडी का टेम्परेचर क्या है, नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस। सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं है जिससे हमारी बॉडी रेगुलेट करती है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको हमारी बॉडी रेगुलेट करती है। जैसे पीएच, हमारे स्टमक की पीएच। हमारे स्टमक की पीएच बाकी सब जगह से डिफरेंट होती है। हमारे स्टमक की पीएच एसिडिक होती है। क्यों? क्योंकि उसने डाइजेशन करनी होती है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा नीचे चले जाएँ तो हमारी गट है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, वहाँ की एसिडिक पीएच तो बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ की तो बेसिक पीएच है। तो इन सब पीएच को रेगुलेट कौन कर रहा है, इन सब पीएच को मेंटेन कौन कर रहा है? उसकी मेंटेनेंस का नाम भी होम्योस्टेसिस है। वो भी इसकी एग्जांपल है। और पीएच के अलावा जैसे हमारे डिफरेंट आयंस हो गए और मॉलिक्यूल्स हो गए, उनकी कंसंट्रेशन को भी बैलेंस करना, ये भी होम्योस्टेसिस का काम है। किस तरह के आयंस हो गए? फॉर एग्जांपल ग्लूकोज हो गया, सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, बहुत सारी चीज़ें जिनको हमारी बॉडी रेगुलेट करती है। तो क्या इंपॉर्टेंस है होम्योस्टेसिस की? क्यों ज़रूरी है होम्योस्टेसिस? क्या ऐसा काम करती है? उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हमें पता है कि हमारी बॉडी का, अब हमें ये बात तो समझ आ गई है कि हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबली मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। वो हमारी बॉडी किस तरीके से करती है? बार बार एडजस्टमेंट करके। जैसे ही सेल के आउटसाइड या हमारी बॉडी के आउटसाइड टेम्परेचर, इन्वायरमेंट, पीएच वगैरह सब कुछ चेंज हुआ, हमारी बॉडी के इंटरनल सेल भी अपने आप को वैसे ही चेंज करता है, मतलब कॉन्स्टेंट एडजस्टमेंट्स करता रहता है। होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी का एक कंपलसरी एक्टिविटी है। होम्योस्टेसिस होगी तो इंडिविजुअल ठीक से काम करेगा। होम्योस्टेसिस नहीं ठीक से काम कर रही होगी तो बॉडी भी ठीक से काम नहीं कर सकेगी। इसी वजह से ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है। सो ये जो हमारी बॉडी में या हमारे सेल के अंदर एडजस्टमेंट्स चल रही होती हैं, इन एडजस्टमेंट्स को कहते हैं होम्योस्टेटिक रेगुलेशंस। इन एडजस्टमेंट्स को जो बार बार हो रही हैं, अप एंड ऑफ, अप एंड डाउन की जो एडजस्टमेंट्स हो रही हैं, इनको हम कहते हैं होम्योस्टेटिक रेगुलेशंस। और होम्योस्टेटिक रेगुलेशंस को कॉन्टीन्यूसली होना चाहिए। कॉन्टीन्यूसली क्यों? क्योंकि हमारे सेल के आउटसाइड का इन्वायरमेंट या हमारी बॉडी के आउटसाइड का इन्वायरमेंट भी कॉन्टीन्यूस चेंज हो रहा होता है। हम चल फिर रहे होते हैं तो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा होता है। इसी तरह हमारी इसी वजह से
हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट के सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट को भी कॉन्टीन्यूसली चेंज होना चाहिए। और अगर वो होगा चेंज तो वो कहाँ पर अपने आप को लाए करेगा, कौन से एडजस्ट पॉइंट के ऊपर वो अपने आप को सेट करेगा कि वो नॉर्मल रहे। क्यों? क्योंकि उसको एक सेट पॉइंट तो रखना पड़ेगा, क्योंकि बार बार अप एंड डाउन चेंजिंग हो रही है, तो वो कितना चेंज करेगा अपने आप को, उसे कुछ सेट पॉइंट भी तो पता होना चाहिए। तो हमारी बॉडी ने एक सेट पॉइंट भी रखा हुआ है जिसके ऊपर वो अपने आप को एडजस्ट करती है। ठीक है। और इसी प्रोसेस की वजह से हम इसी बार बार कॉन्टीन्यूस साइकिल्स की वजह से हम होम्योस्टेसिस को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, जो बार बार हो रही होती है और एक सेट पॉइंट के लिए अराउंड हो रही होती है, रेदर देन कॉन्स्टेंट अनचेंजिंग स्टेट। सो कितनी डिफरेंट टाइप्स हैं होम्योस्टेसिस की? वैसे तो होम्योस्टेसिस की काफ़ी डिफरेंट टाइप्स में हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के हर नैरो लेवल के ऊपर होम्योस्टेसिस का काम हो रहा होता है, इस वजह से हम इसको काफ़ी डिफरेंट टाइप में हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं वो हम देख लेते हैं। थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड केमिकल रेगुलेशन। वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं। थर्मो रेगुलेशन नाम से पता चल रहा है टेम्परेचर। थर्मो मतलब टेम्परेचर, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। और ये कौन कर रहा होता है? हमारी स्किन कर रही होती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमें पसीना आता है ना, तो वो पसीना कहाँ से आता है? वो स्किन से आता है। ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो मतलब वाटर, वाटर की रेगुलेशन का नाम हो गया ऑस्मो रेगुलेशन। अब वाटर ही रेगुलेट नहीं हो रहा था, वाटर के साथ मिनरल्स भी तो होते हैं, तो वाटर और मिनरल की रेगुलेशन को हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, जो प्राइमरली हमारी किडनीज करती हैं। थर्ड है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब हमें नाम से पता चल रहा है कि रिमूवल, वेस्ट मटेरियल का या वेस्ट मेटाबॉलिक जो भी है उसका रिमूवल, तो उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। और वो कौन कर रहा होता है? वो हमारी किडनीज करती हैं और हमारे लंग्स करते हैं। लंग्स एयर को करते हैं एक्सक्रीट, और किडनीज हमारी बॉडी के वेस्ट मटेरियल को करती हैं। और फोर्थ है लास्ट वन केमिकल रेगुलेशन। नाम से पता चल रहा है केमिकल रेगुलेशन मतलब केमिकल्स की रेगुलेशन। केमिकल्स में क्या होंगे? आइंस, मॉलिक्यूल्स, केमिकल मॉलिक्यूल्स, ये सब चीज़ें जो रेगुलेट हो रही हैं वो करेगा केमिकल रेगुलेशंस। और ये हमारा काम करता है लिवर। लिवर हमें पता है मेटाबॉलिक हब है जो हम लोगों का केमिकल्स की रेगुलेशन के लिए करता है। उसके साथ कुछ एसेस्ट्री ग्लैंड्स भी लगे होते हैं, जैसे हमारे पास होता है बाइल की स्टोरेज के लिए, गॉल ब्लैडर उसकी प्रोडक्शन के लिए, और पैंक्रियाज होते हैं जो हमारी ग्लूकोज के इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन क्रिएट करते हैं, वो भी हमारे पास होते हैं, लेकिन मेनली हमारे पास लिवर होता है। तो अभी सारा काम बात तो हमें समझ आ गई, लेकिन क्या ऐसा मैकेनिज़्म है, किस तरीके से होम्योस्टेसिस हो रही है? खुद ब खुद ही तो नहीं ना हो रही कि मतलब हमने कह दिया और ये हो जाएगा, किसी मैकेनिज़्म के थ्रू वो काम कर रही होती है। तो हम देख लेते हैं वो मैकेनिज़्म क्या है। उस मैकेनिज़्म का नाम है फीडबैक रेगुलेशन लूप। सिंपली हम इसको कहते हैं फीडबैक मैकेनिज़्म। क्या होता है हम देख लेते हैं। फीडबैक मतलब रिस्पॉन्स, ऐसा प्रोसेस जिसमें आपको रिस्पॉन्स मिल रहा हो। रेगुलेशन मतलब रेगुलेशन का रिस्पॉन्स मिल रहा हो। रेगुलेशन किस चीज़ की? वही जो हम लास्ट में पढ़ कर आए हैं, होम्योस्टेटिक रेगुलेशंस। और एक लूप में, लूप मतलब कॉन्टिन्यूस साइकिल चल रहा है, बार बार हो रही है, मतलब डायनामिक प्रोसेस है। तो देख लेते हैं क्या होती है फीडबैक रेगुलेशन लूप। ऐसा फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन सिस्टम हमारी बॉडी का जो काम करता है बॉडी को वापस उसकी स्टेट के ऊपर लेकर आने के लिए। कौन सी स्टेट? जो उसकी सेट पॉइंट की नॉर्मल स्टेट है। तो कोई भी ऐसा प्रोसेस, यानी फीडबैक रेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो बॉडी को वापस उसके सेट पॉइंट के अराउंड सेट करता है, डायनामिक मैनर में कॉन्टीन्यूसली करता है। ठीक है। तो ये फीडबैक रेगुलेशन काम किस तरीके से करता है? ये असल में काम करता है स्टिमुलस के ऊपर। स्टिमुलस क्या चीज़ होती है? कोई भी चीज़ जिसके ऊपर इफेक्ट रखना होता है। ठीक है। उस फीडबैक रेगुलेशन क्या करती है? फीडबैक रेगुलेशन उस स्टिमुलस के ऊपर इस तरीके से इफ़ेक्ट करती है कि वो स्टिमुलस ही कम या ज़्यादा हो। अब आप सोच रहे होंगे इस तरह से कैसे हो सकता है? इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। लेट्स सपोज आपने पानी पिया, तो वो जो पानी है ना वो स्टिमुलस है, और फीडबैक रेगुलेशन क्या करेगी? उस स्टिमुलस के ऊपर इफ़ेक्ट करेगी, उस वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर इफ़ेक्ट करेगी। किस तरीके से करेगी? वो कहेगी इसे कम करो। ठीक है। अब वो कौन से टाइप का रिस्पॉन्स होगा फीडबैक रेगुलेशन का, हमें बताएगा कि कौन सी फीडबैक रेगुलेशन की टाइप है इस टाइम। लेट्स सपोज अगर उसको कहा जा रहा है उस वाटर मॉलिक्यूल को कम किया जाए, तो वो होगी नेगेटिव फीडबैक। मतलब क्योंकि नेगेटिव मतलब उसको कम किया जा रहा है, ओरिजिनल स्टिमुलस को कम किया जा रहा है। और पॉजिटिव फीडबैक उसका बिल्कुल ऑपोजिट, कि वाटर मॉलिक्यूल के इंक्रीज़ किया जाए, इसकी रिटेंशन हमारी बॉडी में रखी जाए, इसको निकाला ना जाए बॉडी से, तो ये ओरिजिनल स्टिमुलस को इंक्रीज़ करवाया जा रहा है, तो ये होगा पॉजिटिव स्टिमुलस। इसको एग्जांपल से समझते हैं। पहले तो अभी हमने जनरल एग्जांपल की डिस्कस किया, अब हम इसको थोड़ा सा टेक्निकली समझ लेते हैं कि होता क्या।
हम कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं थर्मो रेगुलेशन की। लेट्स सपोज आपने एक्सरसाइज की है, तो क्या होता है हमारी बॉडी में मसल्स में हीट प्रोडक्शन होती है, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाती है तो हीट प्रोडक्शन होती है। हीट प्रोडक्शन की वजह से हमें गर्मी लगना शुरू हो जाती है, बॉडी का टेम्परेचर राइज करना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि बॉडी के नर्वस सिस्टम को मैसेज भेजा जाएगा कि इस तरह के मैकेनिज्म को एक्टिवेट करवाओ। फीडबैक रेगुलेशन क्या करेगी, नर्वस सिस्टम को मैसेज भेजेगी कि बॉडी का टेम्परेचर राइज हो गया, तो इसको कम करवाया जाए। किस तरीके से कम करवाया जाएगा, नर्वस सिस्टम उसके ऊपर इफ़ेक्ट करेगा, कुछ मैकेनिज़म्स को एक्टिवेट करवाएगा जिससे वो हमारा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। क्या मैकेनिज़्म एक्टिवेट करवाता है, फॉर एग्जांपल स्किन में ब्लड फ्लो को, कि ब्लड फ्लो जो हमारी स्किन में हो रहा था उसको इंक्रीज़ करवा देता है। उससे क्या होगा कि हमारी जो सी हीट होगी ना वो हमारे ऊपर सराउंडिंग में आ जाएगी, स्किन वाली साइड पर आ जाएगी। ठीक है, जब वो स्किन वाली साइड पर आ जाएगी तो स्वेट ग्लैंड्स को हमारे पास एक्टिवेट करवाया जाएगा। वो क्या करेंगे, इवेपोरेशन कर देंगे। हमें पता है इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, तो जैसे ही वो हम लोगों के पास स्वेटिंग होना शुरू होगी तो हमें हल्की हल्की अंदर बॉडी के अंदर टेम्परेचर राइज करना शुरू कर देगा। इसके अलावा हैवी ब्रीथिंग होगी हमें, उससे क्या होगा, हीट लॉस होगी। ब्रीथिंग के ज़रिए से भी हमारी हीट लॉस होगी। तो कौन कौन से ऑर्गन हैं या ऑर्गन सिस्टम्स हैं जो इस सब में इन्वॉल्व होते हैं, जो होम्योस्टेसिस के प्रोसेस को लेकर चल रहे होते हैं। बेसिकली काफ़ी सारे ऑर्गन सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि हर ऑर्गन कहीं ना कहीं, हर बॉडी का सिस्टम कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ लिंक्ड होता है, इसलिए पूरी बॉडी ही इन्वॉल्व होती है। लेकिन मेनली हमारे पास 5 टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं जो इसमें ऑर्गन सिस्टम्स जो इसके ऊपर काम करते हैं। नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। नर्वस सिस्टम तो हमें पता है ना कि वो हब है, वो मैसेज लेता है, वो सबसे पहले प्राइमरी साइट है जहाँ पर होम्योस्टेसिस काम करती है। होम्योस्टेसिस को मैसेज नर्वस सिस्टम के ज़रिए से जाता है। नर्वस सिस्टम क्या करता है, बॉडी से मैसेज लेता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम चल रहा है रिसेप्टर्स के ज़रिए से, और उसको प्रोसेस करता है और देखता है कि अब मैंने कौन सा रिस्पॉन्स इसके ऊपर शो करना है। वो इफेक्टर्स को जाकर ऐसे सिग्नल्स भेजता है कि ये वाला काम इसके ऊपर कर दो। तो नर्वस सिस्टम बेसिक प्राइमरी रिस्पॉन्स है जो जो उसकी सारी लेके चल रहा था। दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम, ये सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है हमारे होम्योस्टेसिस का। ये क्या करता है, एंडोक्राइन सिस्टम में पता है हार्मोन्स के साथ रिलेटेड होता है। इसके साथ ऐसे ग्लैंड्स, इसमें ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो जाकर साइड पर जाकर काम करके बताते हैं कि इसको कम करना है, इसको ज़्यादा करना है। तो वो हार्मोन्स जाके चेंज लेकर आते हैं। जैसे ग्लूकोज के केस में हमारे पास कौन सा हार्मोन जाता है, इंसुलिन जाती है उसको ब्लड से सेल के अंदर लेकर जाने के लिए, और अगर ऑपोजिट करना हो तो ग्लूकागोन होता है। और यूरिनरी सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे फ्लूइड बैलेंस करता है, हमारे वाटर और सॉल्ट के मेंटेनेंस को करेक्टली मेंटेन करके रखता है। इसके अलावा हमारी बॉडी के टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल को भी निकालता है, और हमारे बॉडी के ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करके रखता है। अगर ब्लड की पीएच या ब्लड का कुछ भी ऊपर नीचे कंपोजिशन ऊपर नीचे होती है तो हमारी बॉडी ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो यूरिनरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। इसके अलावा कुछ छोटे लेवल पर भी अगर हम देखा जाए तो 2 सिस्टम्स ऐसे हैं जो काम कर रहे होते हैं। फर्स्ट है रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है, गैस के एक्सचेंज को बैलेंस करता है, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। तो और भी काफ़ी सारे, अगर हम माइनर लेवल पर, छोटे लेवल पर जाएं, लेकिन मेनली अगर हम ऑर्गन सिस्टम्स की बात करें तो यही 5 ऑर्गन सिस्टम्स लिंक्ड होते हैं। तो क्या होगा कि अगर होम्योस्टेसिस में इंटरप्शन आ जाएगी, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि कहीं ना कहीं हमारी अपनी गलतियों की वजह से हम ऐसा खाना खा लेते हैं, ऐसी चीज़ें कर लेते हैं, या हम कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो जाती है। तो क्या होगा अगर होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो जाएगी, सबसे पहली बात तो ये कि होम्योस्टेसिस कैसे ख़राब होगी। कोई भी ऐसी चीज़ जो फीडबैक मैकेनिज़्म के ऊपर आके इफ़ेक्ट करेगा, वो क्या चीज़ करेगा, होम्योस्टेसिस को भी अफेक्ट करेगा। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि हमारे बॉडी कहीं ना कहीं आपस में लिंक्ड होती है, हर सेल कहीं ना कहीं दूसरे सेल के ऊपर लिंक्ड है। तो इसी वजह से अगर एक बॉडी के हिस्से में मसला आ रहा है तो उसकी वजह से बाकी सारे जितने लिंक्ड एरियाज़ हैं उनमें प्रॉब्लम आएगी, और ह्यूमन के केस में हम उस प्रॉब्लम को कहते हैं डिसीज़। ठीक है, डिसीज़ हम उसको कहते हैं। अब कौन सी कॉमन डिसीज़ आपको सबको पता है, तो आज आप लोगों को ये भी बात पता चल गई कि डिसीज़ क्यों होती है। डिसीज़ होती है क्योंकि होम्योस्टेसिस के ऊपर मसला आ रहा होता है। जहाँ पर भी होम्योस्टेसिस पर मसला आएगा तो हमें डिजीज़ होगी। किस तरीके की डिजीज़ होगी, जैसे डायबिटीज़ बहुत कॉमन एग्जांपल है, हाइपरटेंशन, एसिड बेस इम्बैलेंस, ये सब होम्योस्टेसिस में डिसरप्शन के एग्जांपल्स हैं। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो हम बात करते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स अपने आप को अडॉप्ट भी करते हैं इस तरीके से कि वो अपनी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रख सकें। किस तरीके से अडॉप्ट करते हैं हम वो भी देख लेते हैं। ये काफ़ी कम लोगों ने सुना होगा पर ये बहुत मज़े की बात है। अपने आप को ऑर्गेनिजम्स मेंटेन करने के लिए, अपनी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए अडॉप्ट करते हैं। क्यों अडॉप्ट करते हैं, चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में।
जब उनको पता चल जाता है ना कि अब हम बॉडी इंटरनली इसको कंट्रोल नहीं कर सकती क्योंकि एक्सटर्नल स्टिमुलस है, बॉडी के आउटसाइड का स्टिमुलस है, तो बॉडी अपने आप को चेंज उस तरीके से कर लेती है कि वो उसके साथ लड़ सके। तो वो क्या करेगी, ऐसा एडॉप्टेशंस करती है अपनी बॉडी के अंदर कि वो उस होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर सके और बाहर के सख्त इन्वायरमेंट से लड़ सके। अब ये जो एडॉप्टेशंस हैं दोनों में होती हैं, एनिमल्स में भी होती हैं, प्लांट्स में भी होती हैं। प्लांट्स, लेट्स सपोज, इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है हाइबरनेशन। जैसे साइबेरिया वाली साइड पर या जो भी ठंडे इलाके हैं वहाँ पे बियर्स होते हैं, पोलर बियर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, अपने आप को काफ़ी लंबी ड्यूरेशन के लिए, ऑलमोस्ट 6 to 8 मंथ्स तक के लिए वो अपने आप को सुला लेते हैं। सुलाते भी किस तरीके से हैं कि वो उनकी बॉडी की होम्योस्टेसिस बिल्कुल, मतलब बॉडी के मेटाबॉलिज्म बिल्कुल ज़ीरो के करीब चली जाती है और वो सो जाते हैं। जब वो सोए होते हैं उससे क्या होता है कि जितनी देर वो सर्दी का मौसम होता है वो अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं। ये आप लोगों ने काफ़ी फर्स्ट टाइम सुना होगा ये बात, तो गूगल कर सकते हैं आप लोग, ये सिर्फ एक कॉमन फैक्ट आपको दिया गया। उसके अलावा प्लांट्स भी करते हैं। प्लांट्स किस तरीके से करते हैं, जैसे कैक्टस हो गया, कैक्टस भी अपने अंदर वाटर स्टोरेज करता है। अगर हम एनिमल्स में हैं तो कैमल भी अपने अंदर वाटर स्टोरेज करता है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों को काफ़ी कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसी ही नई वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। टेक केयर एंड स्टे क्यूरियस।